स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे मेटालिक हाइड्रोजन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करें। यहाँ पे हम लोग रॉ हाइड्रोजन के बारे में बात करें, यानी हाइड्रोजन जो किसी और चीज़ से मिक्स नहीं किया गया, एकदम प्योर हाइड्रोजन, उसका एक नया फेज के बारे में बात करें। ये समझिए जैसे मैटर के बहुत सारे फेजेस होते हैं, तो हर एलिमेंट का एक अपना समझिए फेज डायग्राम होता है, यानी कि इस प्रेशर पे यानी इस पीएसआई पे और इस टेम्परेचर में वो ऐसा बिहेव करेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक सर्टन पीएसआई पे एक सर्टन टेम्परेचर पे सुपर फ्लूइड बन जाता है, वैसे हर एलिमेंट के साथ होता है। तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन के उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब तिकड़म यह है कि हाइड्रोजन का हम लोग काफ़ी सालों से स्टडी कर रहे हैं, मतलब 100-200 साल से स्टडी कर रहे हैं। तो 1935 में ही लोगों को एक गेस आ गया था कि ये होना चाहिए, मतलब जिस मेटालिक हाइड्रोजन के बारे में लोग बात करें ये होना चाहिए। अब हिसाब ये समझिए कि इसका बाहर के सेलेस्टियल स्फीयर में भी बहुत सारा इन्फ्लुएंस दिखता है, जैसे कि जुपिटर जो है। अब धरती के केस में मतलब हमारा जो आयरन और निकल कोर है वो स्पिन कर रहा है, उससे मैग्नेटिक डायनामो जैसा बिहेव हो रहा है, उससे हमारा अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर बन रहा है। चलो सब बल्ले बल्ले, जुपिटर में क्या है जो उसको मैग्नेटोस्फीयर मिल जा रहा है। अब बात है कि जुपिटर में हाइड्रोजन है, शुद्ध हाइड्रोजन है। तो वहाँ पे और क्या हो सकता है, तो हिसाब वही बन रहा है कि वहाँ पे भी मेटालिक हाइड्रोजन का एक लेयर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पीएसआई और उस कारण से टेम्परेचर इतना होगा कि मतलब मतलब हाइड्रोजन गैस जो है इस नए स्टेट में चला जाएगा जिसे हम लोग मेटालिक हाइड्रोजन कहते हैं, और वहाँ पे वो डायनामो का काम करेगा। तो इसीलिए एकदम बम बम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर में बन जाएगा। तो ये इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज। और ये कहा जाता है एक तरह का पार्शियल लिक्विड जैसा बिहेव करेगा, ना कि सॉलिड। भले ही ये मतलब लगेगा, मतलब ये समझ रहे एक थोड़ा मेटा स्टेट है, यानी एक्जैक्टली क्लीन कट आप नहीं कह सकते एक्जैक्टली सॉलिड है या एक्जैक्टली लिक्विड है, लेकिन अगर दोनों के बीच में आप कहेंगे तो ये ज़्यादा लिक्विड की तरफ ज़्यादा जाता है, ना कि सॉलिड की तरफ। तब बात करते हैं ये है एक एनर्जी कैरियर। फिजिक्स के टर्म में अगर ऐसा बात करना चाहें तो हिसाब ये समझिए कि हाइड्रोजन कभी भी इस हालात में नहीं पाया जाएगा। हाइड्रोजन का ये स्टेबल स्टेट नहीं है, यानी कि जब भी आप हाइड्रोजन मार्केट में देखते हैं या कहीं पे भी देखें, आप हाइड्रोजन को रिलीज करें इलेक्ट्रोलाइसिस से या कुछ भी करें, जनरली आपको ये एच मिलता है, बॉल यानी H2 ही मिलेगा। कभी भी कभी कभार के रेयर केसेस में आपको H खुला मिल सकता है, लेकिन जनरली वो तुरंत रिकम्बाइन हो जाएगा दूसरे के साथ। और बात ये समझिए जो रिकम्बिनेशन होता है इसमें काफ़ी एनर्जी निकलती है। आप बात कर रहे हो 216 मेगा जूल पर किलोग्राम। ये कितना ज़्यादा है, ये मतलब टीएनटी से भी बहुत ज़्यादा है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने एक्सप्लोसिव्स हैं वो सब जनरली बहुत लो पावर होते हैं। आपका पेट्रोल भी उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। बोले आपको गाड़ी बूम क्यों नहीं हो जाता, हिसाब ये समझिए पेट्रोल 2 पार्ट कंपोनेंट है, यानी कि आपके पास जो पेट्रोल है वो कुछ नहीं करने वाला, उसको स्पेस पे फेंक दीजिए उसका कुछ नहीं वाला है। आरडीएक्स टीएनटी सबको फेंकेंगे वो बूम कर जाएगा, क्योंकि उसमें जितना ऑक्सीजन मतलब समझिए जो 2 पार्ट कंपोनेंट है वो है मिक्स है, प्री मिक्सड है। यहाँ पे फ्यूल के साथ वो नहीं होता। तो अगर आप बूम करने की कोशिश भी करते हैं वो परफेक्ट मिक्स नहीं होता, मतलब सारे मॉलिक्यूलर चेन एक साथ ब्रेक डाउन नहीं करते हैं। इसी कारण से वो मतलब बूम पावर उतना नहीं आता। यहाँ पे वैसा नहीं होने वाला। ये मतलब समझिए एक परफेक्ट बूम डिवाइस बन सकता है, क्योंकि एकदम परफेक्ट हाइड्रोजन कुछ और चाहिए ही नहीं, ये खुद ब खुद में ही अपनी एनर्जी रिजेक्ट कर देगा। तो अब बात करते हैं कि इसमें एनर्जी आ कहाँ से रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ई इक्वल टर्म्स स्क्वायर कर नहीं रहे हो, तो एनर्जी कहाँ से आ रही है। आप एनर्जी फीड करेंगे जब इसे ब्रेक डाउन करेंगे, यानी कि नेचर में कभी भी हाइड्रोजन ऐसा खुला नहीं मिलता है, हमेशा वो हाइड्रोजन पेयर हो जाए। मतलब समझिए स्टार में मतलब जो पहला प्राइमोडियल सूप है इस यूनिवर्स का, उसमें भी हाइड्रोजन जैसे ही बना, मतलब मोनोटॉमिक हाइड्रोजन बना, वो सीधे डायटोमिक हो गया, यानी कि 2 हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ आ गए। तो उसको आप जब ब्रेक करोगे कहीं पे भी, मतलब आप वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किए, इलेक्ट्रोलाइज करने के बाद जो आपका हाइड्रोजन है उसको H2 से आप HH में बदलना चाहेंगे, तो वो आप एनर्जी डालोगे, वो एनर्जी ही ये रिलीज करेगा वापस जब ये रिकम्बाइन होगा। और ये स्टेट जो है, यानी कि हाइड्रोजन जैसा खुला स्टेट में रहेगा, वो उसको अगर आप एक लैटस स्ट्रक्चर में फोर्स कर देते हैं कि भैया सारे हाइड्रोजन ऐसे जहाँ पर, इसीलिए प्रेशर के बारे में बात हो रहा है बार बार, कि अगर उस प्रेशर में फोर्स कर देते कि नहीं तुम रिकम्बाइन नहीं हो लेकिन एक लैटस में बंध जाओ, तो एक मेटा स्टेबल स्टेज के बारे में डिस्कशन है। मेटा स्टेबल का मतलब होता है कि एक जगह पे जहां उससे नीचे जाना चाहता है, लेकिन एक थोड़ा हम्प है जो उसे रोक रहा है कि भैया नीचे मत डायरेक्ट उतर जाओ, मतलब ऑटोमेटिकली मत जाओ। ऐसा अगर मेटा स्टेट का आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो जैसे आपका जो थर्मल प्रिंटर होता है जिसमें आपका बिल रिसीट ये सब प्रिंट होता है, उसमें अगर आप गर्मी दोबारा लगाएंगे इंक वापस चेंज हो जाता है, वही समझिए यहाँ पे मेटा स्टेबल स्टेट के बारे में हम लोग बात करें, यानी कि वो स्टेट खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम्प है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है, कि इसीलिए ये स्मूथ करनी है। मेटा स्टेट के बारे में बात हो रहा है। तो ये एनर्जी कैरियर, इससे एनर्जी निकाली नहीं जा सकती, आपको एनर्जी डालना पड़ेगा इसे बनाने के लिए। जैसे कि एंटी मैटर एनर्जी नहीं होता है, एंटी मैटर को बनाने में आपको एनर्जी डालनी पड़ती है, वही एनर्जी आप जब एंटी मैटर को फ्यूज करेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो कभी भी ये एनर्जी सोर्स के तौर पे मत खोजिए, आपको खुला कहीं नहीं मिलने वाला है। तो
तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग बार बार सुनते होंगे, इसे बनाया गया है डायमंड एनविल में, डायमंड एनविल में, डायमंड एनविल सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हिसाब ये है कि जनरली डायमंड ही इतना हार्ड होता है जो इतना हाई प्रेशर को एम्पलीफाई कर सके। तो बात यह कि जितना हम लोग लूडक्रिस लेवल का पीएसआई के बारे में, पीएसआई का गीगा पास्कल के बारे में बात कर रहे हैं, वो इतना बड़ा नंबर है कि ऑलमोस्ट कुछ नहीं उस तक जा सकता है, मतलब मेटल सीधा बेंट हो जाएगा उस पर। तो क्या किया जाता है कि मेटल का फायदा क्या है कि वो बड़ा और सॉलिड होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बड़े स्ट्रक्चर पे आप लगा सकते हो। लेकिन अगर उस प्रेशर को अगर आप ट्रांसफार्मर से बिहेव निकाल देते हैं, यानी कि जैसे ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को लेकर हाई वोल्टेज कर सकता है, प्रेशर के साथ भी आप वही कर सकते हैं, यानी कि लार्ज सरफेस एरिया को लेके जो मेटल का है, जो कि बम बम एनर्जी कैरी कर सकता है, लेकिन बहुत प्रेशर नहीं दे सकता, एनर्जी काफ़ी कैरी कर सकता है, प्रेशर नहीं दे सकता। तो आप उसको डायमंड में ट्रांसफर कीजिए, डायमंड आपको छोटे स्पॉट पे लगेगा, और डायमंड इतना हार्ड होता है, उसकी हार्डनेस इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इंड्योर कर पाता है उस मतलब समझिए उस प्रेशर को, और तब जाके दोनों तरफ से आप उसे क्लैम्प कीजिए, तब आपको मिल जाएगा एक स्पॉट। उस स्पॉट के अंदर आप प्रेशर एकदम अपना समझ के भगा सकते हैं, एकदम ज़्यादा, मतलब 600 गीगा पास्कल तक जा रहा है। और मेटालिक हाइड्रोजन के बारे में जितने भी रिसर्च कर रहे हैं वो सब जनरली कह रहे हैं कि 400 के आसपास ये स्विच करना चाहिए, क्योंकि ये समझिए कि डायमंड होता है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और जो डायमंड यहाँ पे आर्टिफिशियल डायमंड इस्तेमाल किए जाते हैं जनरली बहुत हाई डिग्री ऑफ पॉलिश रहता है, यानी कि एकदम प्योर है, और उस पर लेजर डाल के कैलिब्रेट कर लिया जाता है कि लाइट इतना अटेन्यूएट हो रहा है, मतलब जो भी उसका डायमंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालिसिस कर हटा देते हैं, और फिर आप जो भी लाइट दे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ भी हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, इंफ्रारेड हो सकता है, आपको जो भी भेज सकते हैं डायमंड के थ्रू वो आप भेजेंगे, और वो सैंपल का स्टडी करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ के खोल के आप नहीं निकाल सकते कुछ। और डायमंड को मतलब ऑब्वियसली कोई और चीज़ को सील करने नहीं देगा, तो जनरली एक गास्केट लगाया जाता है, गास्केट एक स्ट्रॉन्ग मेटल का होता है जो मेरे थंबनेल में दिया हुआ था, उसको आप क्लैम्प करते हो और वो धीरे एकदम पतला हो जाता है। तो यही समझिए कि एक बड़ा मतलब समझिए क्लैम्प स्ट्रक्चर छोटे क्लैम्प स्ट्रक्चर में एनर्जी डालता है, वो छोटा क्लैम्प स्ट्रक्चर आपको डायमंड के माध्यम से उसको एम्पलीफाई कर देता है, और एक कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट पे एकदम हाई प्रेशर चल जाता है, और ये दोनों तरफ से करना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना कोई हार्ड चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप रख के ये करें, क्योंकि वो करेंगे वो धंस जाएगा उसके अंदर, इसीलिए दोनों साइड से डायमंड होना ज़रूरी है। और यहाँ पे समझिए कि हम लोग जाने कैसे कि मेटालिक हाइड्रोजन हो रहा है। बात है कि हमने हाइड्रोजन रखा, हाइड्रोजन का एक पूरा सिग्नेचर आ गया, चलो ठीक है ये हाइड्रोजन ऐसा दिख रहा है, आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, मतलब 300 गीगा पास्कल पहुंचे, 315 पहुंचे, 400 के आसपास पहुंचने लगे, उसका कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। यहाँ पे समझिए कलर इस तरह के मॉलिक्यूलर लेवल पे आप बात करेंगे, कलर चेंज जनरली कुछ फिजिकल बिहेवियर चेंज होने पर ही होगा, ऐसे नहीं चेंज हो जाएगा, और मतलब जितना मैथमेटिकल एनालिसिस किया जाए। और यहाँ पे तो मैं सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल दिख रहा हूँ कि कलर स्टार्ट हुआ वो चेंज हो गया, बहुत सारे इसमें और अलग भी चीज़ हो सकता है कि वो ट्रांसपेरेंट है, गैस है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट से देखते देखते वो ओपेक बन गया, फिर ओपेक से बनते बनते वो मिरर जैसा रिफ्लेक्टिव बन गया। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये चेंज होना, क्योंकि आपने वहाँ कुछ और कंटेमिनेट नहीं किया, जैसे ही आपने एनुअल को स्टार्ट कर दिया, मतलब कंप्रेस करना शुरू कर दिया, वहाँ पे अब और कोई चीज़ एलिमेंट नहीं जा रहा है, तो इसका प्रॉपर्टी चेंज कैसे हो रहा है, वो चेंज हो रहा है डायरेक्ट प्रेशर से। तो और ऑब्वियसली आप बार बार चेक करोगे कि भैया 300 पे कितना हो रहा है, 400 पे आप ग्राफ निकालोगे ताकि डबल चेक कर सको। तो हिसाब यही रहता है कि इससे करके हम लोग को पता चला कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है एक अलग स्टेट में जा रहा है। और यहाँ पे एक समस्या आ जाता है कि डायरेक्ट टेस्टिंग नहीं की जा सकती, यानी कि जैसे मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डाल के आप टेस्टिंग कर सकते हो बल्ले बल्ले, लेकिन क्या आप इसको खोल के उस सामान को पकड़ सकते हो? नहीं जनरली। और ये पहली बार 2017 में जब ये मेटालिक हाइड्रोजन का सबसे पहली बार हाइप आया था, तो कोशिश करने गए थे, लेकिन जो रिसर्चर्स ने बनाया उनका आइडिया था कि ये मतलब उनका होप कहिए एक तो था कि ये मेटा स्टेबल इतना होगा कि अगर हम प्रेशर हटा देते हैं तो भी ये मतलब समझिए इस स्टेट में आ जाने के बाद वो वहाँ रुक जाएगा, मतलब स्टेबल रहेगा। हाँ गिरेगा पड़ेगा, आग लगाएंगे, हीट करेंगे तो ऑब्वियसली ब्रेक डाउन कर जाएगा। और ये समझिए मतलब ये बहुत कम अमाउंट है इसलिए डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर ये आप मान लीजिए 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के साथ ऐसा कर देते हैं कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन है, वो जितनी एनर्जी आपने डाला था उसे कंप्रेस करने में वो निकाल देगा, और बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा, मतलब इसी बार बहुत डेंजरस मटेरियल। इतने छोटे अमाउंट में कुछ नहीं होगा, बहुत होगा तो डायमंड क्रैक कर देगा, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ से हम ये डायरेक्ट टेस्टिंग करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि एंड में लोग टेस्टिंग करना चाहते हैं कि कंडक्टिविटी कितनी हो रही है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं मेटालिक हाइड्रोजन, मेटल का क्या होता है कंडक्शन होता है, और कंडक्शन में भी यहाँ होप किया जा रहा है कि ये सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। तो वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट कंडक्शन प्रोब लगा के व्यवस्था कर सकते हो तो किया, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये गास्केट जो है ऑब्वियसली कंटिन्यूस होना चाहिए, नहीं तो क्रैक से वहीं से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो अभी उस सब पे थोड़ा टिक में डायरेक्ट टेस्टिंग बहुत मुश्किल है, और अमाउंट भी बहुत स्मॉल है। तो और ये जो आप देखेंगे ये पहली बार जब डायमंड एनुअल के साथ टेस्ट किया गया, काम किया, रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट पे किसी को कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि आपका रिसर्च से मैं उतना खुश नहीं हूं। मतलब होता है ना साइंटिफिक जर्नल में आप जब डेटा डाल रहे हो वो डेटा एकदम प्रिसाइज होना चाहिए। वो डेटा में एक तिगड़म था कि डायमंड के ऊपर आपने ये कोटिंग की थी एल्यूमिना की। अब कारण था कि कोटिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर डायमंड का सर्फेस परफेक्ट नहीं है तो हाइड्रोजन उसमें सीप कर जाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं डायमंड का सर्फेस, यहाँ हाइड्रोजन सीप कर सकते हैं, यानी घुस के उससे डायमंड क्रैक कर देगा।
इस प्रेशर में डायमंड आप क्रैक कर सकते हो। तो हिसाब ये था कि एल्यूमिना लगाया गया ताकि वो ना हो। अब बात है कि आप कह रहे हो मेटालिक हाइड्रोजन डिटेक्ट किया और आप कह रहे हो कि डायमंड कंप्लीटली क्लीन नहीं है, डायमंड के ऊपर आपने जानबूझ के एक लेयर लगाया है, तो लोगों को था कि आप शायद वही लेयर डिटेक्ट करो ना कि हाइड्रोजन। तो ये जो अभी आपको ये डायमंड की इमेज दिखा रहा हूँ, ये सेकंड जेन ऑपरेशन था। इसमें समझिए एक चैनल, मतलब एक डोनट्स ऐसा मतलब एकदम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लेवल से आपको देखना पड़ेगा, वो बनाया गया था जहाँ पे हाइड्रोजन ट्रैप हो जाए। और इससे ये इशू हटा देते हैं कि भैया कोई भी अलूमिना यूज़ नहीं किया गया था, यानी कि ये जो चेंजेस हुए ये शुद्ध हाइड्रोजन में हुआ है, टिगड़म नहीं है। हाँ, अभी भी बहुत सारा अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर हटाने के बाद उसको आप ऐसे पकड़ के उठा नहीं पाएंगे अभी। तो जब तक वो नहीं होता तब तक बहुत सारा डिटेल अनक्लियर रहेगा। सबसे खास तौर पे वो किस हद तक मेटास्टेबल है, यानी कि क्या हम लोग उसका कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं कि बस हवा में हुलुलुलु है। अभी तक का जितना डिटेल है उसमें ये हवा में हुलुलुलु है, क्योंकि जैसे ही प्रेशर हटाते खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं इसके पीछे हाइप जो है, माय गॉड क्या हाइप आया। हाइप के मामले में सबसे बड़ा हाइप जो मतलब एनर्जी सेक्टर में आ रहा है हाइप की, वो रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर होगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सुपर कंडक्टर मिलता है मार्केट में, सारे एमआरआई मशीन में होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मिलता है मार्केट, लोग यूज़ करते हैं, कॉमन चीज़ है। बस प्रॉब्लम ये है कि सुपर कंडक्टर दो तरह के आते हैं। एक होता है सुपर मतलब समझिए एकदम ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो, जिसको लिक्विड हीलियम चाहिए चलाने के लिए, और दूसरा होता है थोड़ा सा वार्म सुपर कंडक्टर, इसको चाहिए लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन अभी भी बहुत मतलब ये है, क्या बोलते हैं, ठंडा है। तो रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का कुछ हम लोग चाहते हैं ताकि नॉर्मली यूज़ कर सके। ऐसा नहीं कि उसको पूरा सील करो, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन का व्यवस्था करो। तो समझिए पावर लाइन जैसे एक दो जगह कोशिश किया गया था, बहुत महंगा पड़ता है, मतलब उतना थर्मल फ्लास्क बनाना कि जिसमें आप मतलब लिक्विड नाइट्रोजन कंटिन्यूसली चला सके, और कभी भी किसी कारण से फेलियर हो गया तो गए काम से। तो रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर हर कोई चाहता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना बहुत ध्यान से कहूँगा कि भी हमेशा साइंस में डिटेल्स होते हैं, डिटेल जब भी हटा के कोई बता रहा है आपको गड़बड़ है। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर हैं, तो बोले हम लोग यूज़ क्यों नहीं करते। सब में कुछ ना कुछ तिगड़े में, खासतौर पे पीएसआई पे, यानी कि कितने प्रेशर पे चलता है। जैसे कि गीगा पास्कल में हम लोग यहाँ बात करें, किसी में होगा 100 गीगा पास्कल, 500 गीगा पास्कल, तो यानी कोई भी ऐसा आप ट्यूब नहीं बना सकते, मतलब बना सकते हैं लैब में बना सकते, तभी तो लोगों को पता चला, टेस्टिंग भी हुई, सक्सेसफुल भी हुआ। बात है कि उससे आपका मतलब एक बड़ा सा ट्यूब बनाए जिसमें उतना हाई पीएसआई का, मतलब जैसे सल्फाइड गैस रखा जाए जो उस बिहेव करे, SF6 गैस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहाँ से करेंगे, वो नहीं हो सकता। इसीलिए रूम टेम्परेचर के बारे में जब भी आप सुनते हो रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक ये नहीं बताया जाए कि वो 1 एटमॉस्फेयर पर, 1 एटमॉस्फेयर मतलब स्टैंडर्ड, मतलब खुला रख दें और वो सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करे, तब सुपर कंडक्टर रूम टेम्परेचर में बहुत लोग बुड़बक बन चुके हैं इस चक्कर में। इसीलिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि सुपर कंडक्टर वो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो पीएसआई के बारे में बात कर रहे हैं, इसे तो डायमंड का टैंक में भी आप नहीं रख सकते, क्योंकि इसे कंप्रेस करने पड़ रहा है और डायमंड उसमें क्रैक कर रहा है। तो आप डायमंड का टैंक बनाएंगे कैसे, पहली बात तो, और कोई भी कार्बन फाइबर, स्टील, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इतना ज़्यादा पीएसआई को मैनेज कर सके, तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हालत में। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ये 100% मेटास्टेबल स्टेट बहुत स्टेबल है, लेकिन उसमें भी हमेशा रिस्क है कि कभी थोड़ा सा माइनर अर्थक्वेक आया या कुछ पत्थर ही गिर गया या कुछ चिड़िया ही लैंड करी, पता चला। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हाइप बहुत ज़्यादा और था कि लोग बस दौड़ गए कि रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर हो जाएगा। अब इससे पहले भी एक आया था जो SF6 के बारे में बात कर रहे हैं। हमेशा ये जरूर ध्यान दीजिए कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बताया जाए, क्योंकि अगर सिर्फ टेम्परेचर बता रहे बहुत सारी चीज़ कंप्लीट करता है, तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। और फिर रॉकेट इंथुजियास्ट के लिए कि ये ग्रेटेस्ट रॉकेट फ्यूल बनाएगा, क्योंकि रॉकेट फ्यूल में आप दो चीज़ चाहते हो। पहला जो आप मतलब जो आपका एग्जॉस्ट जो टेम्परेचर है वो बम बम हाई रहे, जितना हाई रहेगा उतना बल्ले बल्ले। दूसरा जो निकल रहा है, जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, वो जितना लाइट होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी से निकलेगा, जितना ज़्यादा वेलोसिटी से निकलेगा आपका टॉप स्पीड उतना अच्छा होगा। तो अभी सबसे बेस्ट माना जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन इंजन को। प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन बहुत लो डेंसिटी की है, और प्लस है जान है ऑब्वियसली, उसी से काफ़ी चीज़ किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जान नहीं है। तो मेटालिक हाइड्रोजन में क्या होगा, मेटालिक हाइड्रोजन पहली बात तो मोनो हो जाता है, मोनोप्रोपेलेंट है कि सिर्फ आपको हाइड्रोजन रखना है। फिर अगर उसे आप ब्रेक करते हैं तो वो परफेक्ट फ्यूल है, पेपर पे वो परफेक्ट फ्यूल है, मैथमेटिक्स एकदम 100% सही है। बस दिक्कत यह है कि गुड लक स्टोरिंग इट, क्योंकि बता रहे वो अगर मेटास्टेबल बहुत अच्छा नहीं है तो कोई भी ऐसा सिस्टम आप नहीं बना सकते जो उतना ज़्यादा प्रेशर को कंटेन कर सके। दूसरा, अगर आप उसे स्टेबल किसी तरह कर भी लेते हो और मान लीजिए वो मेटास्टेबल है भी, तो भी जैसे आप उसे ब्रेक डाउन करेंगे, यानी कि जो मोनो हाइड्रोजन है उसे बाय हाइड्रोजन बनाने की कोशिश करेंगे, वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट करता है, कोई भी मेटल नहीं है इंसान को जाना हुआ जो उतना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। तो आपको लिक्विड हाइड्रोजन से कूलिंग देना पड़ेगा, जब आप वो कर देंगे तो टोटल आउटपुट घट जाएगा। तो घुमा फिरा के ये ऐसा चीज़ है जो मतलब आज हमारे पास रॉकेट इंजन है, ये बहुत साल का डेवलपमेंट के बाद आया है, तो ये ऑलमोस्ट वन ऑफ दी बेस्ट पे चल रहा है। तो इससे बस मेटालिक हाइड्रोजन आएगा तुरंत इसे रिप्लेस कर देगा, ऐसा होना ही नहीं है। जितना टाइम
ये सब टेक्नोलॉजी को लगा डेवलप होने में, कोई नई टेक्नोलॉजी को भी उतना ही टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा, और जितना बड़ा क्लेम होगा उतना ज़्यादा लगेगा। और मेटालिक हाइड्रोजन केस में वो तो होना ही नहीं है। ये मतलब एक सिर्फ समझिए थॉट एक्सपेरिमेंट, जैसे सब लोग कहते हैं ना कि एंटीमेटर से आप अल्फा सेंचुरी जा सकते हैं। अरे एंटीमेटर बनाना किसको आता है? आप खरीद थोड़े सकते हैं एंटीमेटर मार्केट में, आपको मार्केट में हीलियम 3 ज़्यादा सस्ता मिलेगा कंपेयर टू एंटीमेटर, तो सोच लीजिए। तो ये समझना बहुत जरूरी कि हाइप के पीछे ना पड़े। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला। तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे हमें एक नया नॉलेज डेटाबेस मिल रहा है, यानी कि साइंस में बहुत सारे एवेन्यूज़ है जिसे एक्सप्लोर नहीं किया गया है। क्योंकि आप लोग बार बार सुनते हैं क्वांटम फिजिक्स, तो ये बात एकदम से क्वांटम फिजिक्स अभी हमारे लिए एकदम न्यू एरिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारा चीज़ उसके सिवा सॉल्व हो चुका है। बहुत सारा चीज़ अभी भी अननोन है, नहीं तो इसके बारे में आप न्यूज़ ही नहीं सुनते ना मेटालिक हाइड्रोजन के बारे में। तो एक नया नॉलेज का डोमेन खुल रहा है बहुत हाई प्रेशर के बारे में, और इससे प्रेशर फिजिक्स और मेटा स्टेट्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। मान लीजिए ये हाइड्रोजन उतना यूजफुल नहीं रहता, लेकिन ये मेटा स्टेट के बारे में जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी, कल को कोई और एलिमेंट का कुछ और बना ले जो काम आ सकता है, ये बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट जो होता है साइंस बुक में लिखा जाता है, वो जरूरी नहीं कि जिस टाइम लिखा जा रहा है उसका यूजफुल हो। बहुत आराम से हो सकता है कि साइंस बुक में किसी ने रिसर्च करके लिख दिया, 10 साल बाद या 20 साल बाद कोई और इंजीनियर उसको देखता है, बोलता है अरे यार इसका हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। एमआरआई मशीन ऐसे ही आया था दुनिया में। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जितना ज़्यादा हमारा साइंस बुक बम बम रहेगा उतना अच्छा हमारा भविष्य होने वाला है। तो इसका बहुत फायदा होगा कि नए लेवल का नॉलेज हम लोग को मिलेगा हाई प्रेशर फिजिक्स पे और मेटा स्टेट्स पे। ये बहुत फायदेमंद चीज़ होने वाला है। और R&D के मामले में ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मतलब खुद ही सोचिए ना, ढंग के पहुंचे हुए साइंटिस्ट कर रहे हैं, उसी पे सब लोग को डाउट हो जा रहा है, एकदम ढंग से सब चीज़ कर रहे हैं। और नोबेल प्राइज तो लिखित तौर पर, जैसे ही इसको सारे प्रॉपर्टीज एनालाइज कर लिया जाएगा, सब चीज़ कर लेंगे, नोबेल प्राइज तो फ्री का मिल जाना है, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन कितना चांसेस है कि उसको एक्चुअल लाइफ में यूज़ करेंगे आप और हम, 0 to no आने वाले 100 साल में। ये ज़रूर हो सकता है कि 100 साल के बाद कुछ बदल जाए, लेकिन 100 साल के अंदर तो कुछ नहीं देखने वाला। ये वैसे ही समझिए कि क्लेम जितने बड़े बड़े किए जाते हैं, जनरली सारा क्लेम फुस निकलता है। कारण वही रहता है कि कोई भी चीज़ जो आप आज देख रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो आज ही बना है। जैसे कि एमआरआई मशीन हम लोग को लगता है बहुत नया टेक्नोलॉजी है, बहुत पहले से इस पर रिसर्च डेवलपमेंट किया जाता है, बहुत 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 ज़्यादा पहले से। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारा साइंस बुक इतना एडवांस हो चुका है, सोच लीजिए कि मेटालिक हाइड्रोजन बनाने का कोई आइडिया नहीं, लेकिन सिर्फ मैथमेटिक्स, सिर्फ पेपर और सिर्फ मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके कोई 1930s में गेस कर रहा है कि भैया मेटालिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो वही समझिए कि जैसे हम लोग ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, कल को आने वाली जनरेशन इस मैथमेटिक्स को लेकर कुछ और आगे तक पुश कर सकती है। तो उसके मामले में ये एकदम प्राइसलेस टेक्नोलॉजी, मतलब इस पर रिसर्च करना चाहिए, जितना सीखेंगे जितना समझेंगे उतना बल्ले बल्ले होगा। लेकिन जो हाइप करके बेच दिया जा रहा है रॉकेट फ्यूल है, ये रॉकेट फ्यूल नहीं है। मैंने लिटरली किसी कमेंट में लिखा था कि मैं मेटालिक हाइड्रोजन धरती में खोजूंगा, उससे मैं लिथियम आयन हटा दूंगा। लाइक वैसे नहीं होता, और आप चाहोगे भी नहीं, क्योंकि अगर वो मेटा स्टेबल नहीं है या थोड़ा सा भी उप्स हुआ, बहुत ज़्यादा बूम हो जाएगा। तो ये समझिए आने वाले टाइम में होने वाला है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मेटालिक हाइड्रोजन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।